अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दुरूद पाक पढ़ लें, उसके बाद हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हम 6th चैप्टर की बात कर रहे थे। आज हमने अपना 6th चैप्टर इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेना है। बहुत ही थोड़ा सा हमारा जो पोर्शन पढ़ने वाला रहता है, छोटा सा हमारा आज का लेक्चर होगा। इसके लिए आपके पास मौका है कि आप इस पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से तैयार करें और इसे अच्छी तरह से तैयार करके इसका टेस्ट दें। आज हम कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म पे बात करेंगे, उसकी क्वेश्चंस देखेंगे और उसकी एग्जांपल्स देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर 6 को। जी स्टूडेंट्स, तो हम काफ़ी हद तक कवर कर चुके थे कॉन्ट्रैक्ट्स विथ नीड नॉट टू बी परफॉर्म को, और आज जो हिस्सा हमने कवर करना है उसका सबसे पहला दो ही पार्ट है बेसिकली। एक तो पार्ट है उसका मेन पार्ट इम्पॉसिबल एक्ट्स, उसके बाद दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को देख रहे होंगे। तो इम्पॉसिबल एक्ट्स, मेरा ख्याल है 3 से 4 बार हम पिछले जो 5 चैप्टर्स कवर कर रहे हैं, ऑफ़र में भी देखते रहे हैं। ऑफ़र इम्पॉसिबल नहीं होनी चाहिए किसी भी इम्पॉसिबल एक्ट करने की, कॉन्ट्रैक्ट में भी देखते रहे हैं इम्पॉसिबल एक्ट करने का कोई कॉन्ट्रैक्ट वाइड होता है। सेम वही बात उसने इधर दोबारा कर दी है। एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इट सेल्फ इज़ वाइड। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट, कोई भी ऐसा प्रोमिस जो इम्पॉसिबल एक्ट के बारे में हो रहा हो, इम्पॉसिबल एक्ट हो करने के बारे में कि मैं आपके दादा को ज़िंदा कर दूंगा, मुझे इतने पैसे दे दें, मैं आपके दादा को ज़िंदा कर दूंगा, कोई इस तरह की अनरियलिस्टिक सी चीज़ें हो रही हों, तो इम्पॉसिबल एक्ट के ज़ुमरे में आता है और ये एग्रीमेंट जो है ये वाइड होता है। इस तरह की एक एग्जांपल जो है वो आपके स्टडी टेक्स्ट में दी हुई है। अरसलान एग्रीज विद हबीब टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक। अरसलान ने हबीब के साथ एग्री किया कि मैं आपको जादू से ख़जाना डिस्कवर करके दूंगा। द एग्रीमेंट इज़ वाइड, ये एक वाइड एग्रीमेंट है। क्यों? क्योंकि ये इम्पॉसिबल एक्ट को करने के बारे में है। ये तो वो बात थी जो हमने पहले पढ़ी हुई थी। अब ये इम्पॉसिबल एक्ट की मेन चीज़ की तरफ आते हैं, वो है सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और इलीगलिटी। वो जो इम्पॉसिबल एक्ट था वो तो इम्पॉसिबल एक्ट के बारे में एग्रीमेंट हो रहा था, वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं रहा था, इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो ही नहीं रहा था, इसलिए एग्रीमेंट लेवल पे उसको हम वाइड कर रहे थे। अब कहते हैं सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और इलीगलिटी का मतलब है कि वो एक्ट जो है, वो एक्ट जिसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो स्टार्टिंग में तो ठीक था, इम्पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा था जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट किया गया, या वो इलीगल नहीं था उस वक्त जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट किया गया। उनको कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद किसी तरह से वो इम्पॉसिबल या इलीगल हो गया। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स के को किस तरह से डील किया जाएगा, ये हम मेन बात करेंगे। तो सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और इलीगलिटी। अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट विच आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, ये वही बात जो मैंने अभी आपको बताई है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो होने के बाद इम्पॉसिबल हो जाए, इसको हम सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी कहते हैं। तो फॉलोइंग, तो ये भी वॉइड और अनलॉफुल होता है। जैसे ही पहले तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट था, जैसे ही वो इम्पॉसिबिलिटी या इलीगलिटी इसमें आ गई, उस वक्त उस डेट को ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसको हम डिटेल से स्टडी करते हैं। सिंपल सी चीज़ें हैं। सबसे पहली है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्टमेंट। आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया एक शादी हॉल लेने का, आपके भाई की शादी है, आपकी फैमिली में किसी की शादी है, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया जाकर भाई हमें फ़लाँ तारीख को मेरे भाई की शादी है, तो हम ये शादी हॉल सारा उस डेट के लिए बुक करना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आप ये शादी हॉल बुक कर लें। जिस डेट को वो शादी थी उस डेट से 2-4 दिन पहले उस शादी हॉल में आग लग गई, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। तो आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट उसी दिन वॉइड हो गया, उसी दिन आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, आप लोग डिस्चार्ज हो गए कॉन्ट्रैक्ट से। कॉन्ट्रैक्ट जो है क्यों ख़त्म हो गया? क्योंकि जिस चीज़ के बारे में कॉन्ट्रैक्ट था, जिस सब्जेक्ट मैटर के बारे में कॉन्ट्रैक्ट था, वो सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर का ये मतलब है आपकी जो आई के स्टडी टेक्स्ट में इसकी एग्जांपल दी हुई है। अ म्यूज़िक हॉल वाज रेंटेड आउट फॉर अ सीरीज ऑफ कंसर्ट्स। एक म्यूज़िक हॉल को कंसर्ट्स के लिए लिया गया था रेंट पे। द हॉल कॉट फायर बिफोर द डेट ऑफ फर्स्ट कंसर्ट। पहले ही कंसर्ट से पहले उसको आग लग गई। इट वाज हेल्ड
द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बिकम वॉइड ऑन द ग्राउंड ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। तो जब उसको आग लग गई तो वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि उसका सब्जेक्ट मैटर जिस चीज़ को लेके कॉन्ट्रैक्ट था वही तबाह हो चुका है, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट उसी दिन वॉइड हो जाएगा जिस दिन उसको आग लगी। तो ये पहली चीज़ थी। हम बात कर रहे हैं इम्पॉसिबल एक्ट्स के बारे में। हमने देखा किसी भी किस्म का इम्पॉसिबल काम को करने का जो एग्रीमेंट होता है वो वॉइड हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं, वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ होता ही नहीं। लेकिन कुछ इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, उसके बाद वो किसी तरह से इम्पॉसिबल या इलीगल हो जाते हैं, तब वो उस वक्त वॉइड हो जाते हैं। इनमें हमने सबसे पहली चीज़ देखी डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, कि अगर सब्जेक्ट मैटर ही तबाह हो जाए, पहले चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया था, जब सब्जेक्ट मैटर तबाह हो गया उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। दूसरी चीज़ हमने देखते हैं डेथ और पर्सनल इनकैपेसिटी इन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट बारे में हमने पहले भी थोड़ी सी बात की है। जैसे वो स्कल्पचर वाली मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि मिस्टर ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी पेंटर के साथ कि आप मेरा स्कल्पचर बनाना, मैं फ़लाँ डेट को आपके पास आऊँगा। मिस्टर जो वो स्कल्पचर बनाने वाला था, उसने पेंटर था, उसने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उस डेट से पहले मिस्टर ए की डेथ हो गई। तो ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया, ना को उसके रिलेटिव परफॉर्म कर सकते हैं उसके जो भी वर्सा हैं वो इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स जो पर्सनली बंदा ही इन्वॉल्व हो, कोई और उसको परफॉर्म ना कर सकता हो, वो पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। और पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स जब हो गए तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, लेकिन उसके बाद अगर उस इंसान की डेथ हो जाए या फिर वो पर्सनली कैपेबल ना रहे कॉन्ट्रैक्ट को करने को, सिर्फ वही वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि वो पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है। एक और मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। एक सिंगर है, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी भी पार्टी के साथ कि मैं आपके जो है वो एरिया में परफॉर्म करूँगा इतने पैसों के एवज़, लेकिन वो जिस डेट को उसने परफॉर्म करना था उससे पहले ही उसे कोविड हो गया या शदीद बीमार हो गया, अब वो कॉन्सर्ट को जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड हो गया। या फिर उस सिंगर की डेथ हो गई, तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकता, तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वाइड हो गया, क्योंकि वो पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट था। जो पर्सनली सिर्फ इंसान ही कैपेबल हो परफॉर्म करने का, वो पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, उसके वर्सा जो हैं, उसके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी में किसी भी तरह से कुछ भी करके वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकते, उसी बंदे की परफॉर्मेंस थी वो। तो इसकी एग्जांपल देख रहे हैं। आतिफ एग्रीड टू सिंग ऑन अ स्पेसिफाइड डे, आतिफ फेल सीरियसली इल एंड कुड नॉट परफॉर्म ऑन द डे। आतिफ जो है वो बहुत सख्त बीमार हो गया। सिंग जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था गाना गाने का, उससे पहले ही द कॉन्ट्रैक्ट वाज डिस्चार्ज, उसी दिन वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, वो पार्टी डिस्चार्ज होगी, कॉन्ट्रैक्ट जो है उसी दिन वो ख़त्म हो गया। तो दो केसेस देख लिए, एक डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर का, एक डेथ और पर्सनल इनकैपेसिटी इन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ पर्सनल नेचर का। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ वॉर मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। अगर जंग हो गई है तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। पहले आपने किसी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, किसी साथ वाले मुल्क की पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद उस मुल्क की हमारी जंग शुरू हो गई, या हमारे मुल्क में किस वजह से जंग शुरू हो गई, या उनके मुल्क में जंग शुरू हो गई, अब वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसी दिन वॉइड हो जाएगा। ये भी सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कम्प्लेक्स बात नहीं है। जाहिद कॉन्ट्रैक्ट्स टू टेक इन कार्गो फॉर यासिर एट अ फॉरेन पोर्ट, उसने फॉरेन पोर्ट पे कार्गो के मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट किया। जाहिद गवर्नमेंट आफ्टरवर्ड्स डिक्लेयर्स वार अगेंस्ट द कंट्री इन विच द पोर्ट इज सिचुएटेड। जो जाहिद की गवर्नमेंट है जहाँ पे वो पोर्ट थी जिसके मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उस कंट्री के अगेंस्ट उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी। द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड व्हेन द वॉर इज डिक्लेयर्ड, और जैसे ही जंग हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उनका वॉइड हो गया। जंग की सूरत में भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो जाता है। 3 से 4 केसेस हम इम्पॉसिबिलिटी के देख चुके हैं कि किस किस सूरत में शुरू में वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, उसके बाद इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो जाता है। यहाँ से वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये केसेस बताएं, और वो यहाँ से आपको सिनेरियो बना के भी पूछ सकता है। दोनों तरीक़ों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो आपको इसकी समझ होनी चाहिए, समझने के लिए तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बातें आप एक बार पढ़ें तो आपको वैसे ही इसकी समझ आती रहेगी। इसको आपने थोड़ा याद करने पर ध्यान देना है।
द पार्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग सीज टू एग्जिस्ट और अकर विच फॉर्म द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट किया, जिस चीज़ के बारे में कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन बाद में जिस चीज़ के बारे में कॉन्ट्रैक्ट किया वो अपनी असली हालत में रही ही ना। मिस्टर ए ने मिस सी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपसे शादी करेंगे, हम फलां तारीख को शादी करेंगे, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद जब वो डेट आने से पहले ही मिस सी या मिस्टर ए जो है वो पागल हो गया, किसी तरह से उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं रहा। अब जो चीज़ थी जिनके बीच कॉन्ट्रैक्ट था, बेसिकली वो अपनी असली हालत में नहीं रही, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वॉइड हो जाएगा। वो चीज़ अपनी असली हालत में, अपनी असली स्टेट में ना रहे, जिस चीज़ के बारे में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तब भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक किस्म का इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो जाता है। यही आपकी एग्जांपल स्टडी टेक्स्ट की है। एलेक्स एंड बोरिस कॉन्ट्रैक्टेड टू मैरी ईच अदर। एलेक्स और बोरिस ने कॉन्ट्रैक्ट किया एक दूसरे से शादी करने का। बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द मैरिज, शादी से पहले ही एलेक्स गोड मैड, जो एलेक्स है वो पागल हो गया। द कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम वाइड, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड हो गया। क्यों? क्योंकि जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था वही अपनी असली हालत में नहीं रहे। तो ये थी कुछ चीज़ें इम्पॉसिबिलिटी के बारे में, कि जब कॉन्ट्रैक्ट पहले हो जाता है उसके बाद वो इम्पॉसिबल हो जाता है। इसकी कुछ ये तो आपने सिंपल चीज़ें देख ली। अब कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें इम्पॉसिबिलिटी जो है वो नहीं समझी जाती। ऐसा नहीं समझा जाता कि भाई ये इम्पॉसिबल हो गया है, जो आपके लिए सिनेरियो के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो आपको इसी तरह का एक सिनेरियो देगा। अब जो केसेस हम पढ़ने लगे हैं, इनमें से एक केस उठाएगा, उसकी केस स्टडी बनाएगा, और वो उसको साबित करना चाह रहा होगा कि भाई ये इम्पॉसिबिलिटी का केस है। तो आपने बताना है कि ये इम्पॉसिबिलिटी का केस नहीं है। किस तरह से नहीं है वो हम अभी देखते हैं। द फॉलोइंग आर नॉट एन एक्सेप्टेबल एक्सक्यूज फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑन अकाउंट ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। कौन कौन से केसेस हैं? द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिकम डिफिकल्ट, मोर कॉस्टली और लेस बेनिफिशियल देन दैट एग्रीड एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन। अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब बाद में वो बहुत मुश्किल हो गया परफॉर्म करने का, या परफॉर्म किया तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, भाई हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये इम्पॉसिबल हो गया और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड हो गया। बिल्कुल भी नहीं। कॉन्ट्रैक्ट आपका रहेगा, चाहे वो डिफ़िकल्ट हो गया, वेरी डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म हो गया। वेरी डिफ़िकल्ट जो है वो इम्पॉसिबिलिटी नहीं होती, या लेस बेनिफिशियल हो गया, फ़ायदा नहीं होगा हमें कॉन्ट्रैक्ट से, तो भी ये केस इम्पॉसिबिलिटी का नहीं है। तो वो आपको इस तरह का एक सिनेरियो बना के दे देगा जिसमें मिस्टर ए जो ने मिस्टर बी से कॉन्ट्रैक्ट किया, अब जो है वो मार्केट रेट बहुत कम हो गए उस गुड्स के, अब ये हो गया वो हो गया, मार्केट क्रैश कर गई। अब अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने जाता है तो उसे इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा, फलां वो इस तरह के आपको केस बना के दे देगा। तो आपने बताना है कि नहीं भाई, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जब तक इम्पॉसिबिलिटी नहीं होगी तब तक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड नहीं होगा। तो यहाँ पे इम्पॉसिबिलिटी नहीं होगी अगर चाहे कॉन्ट्रैक्ट डिफ़िकल्ट हो गया या लेस बेनिफिशियल हो गया। इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। आसिम एग्रीज टू सप्लाई गुड्स विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। आसिम ने गुड्स सप्लाई करने का वादा किया एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर। ही फेल टू सप्लाई इन टाइम, वो सप्लाई करने से में फेल हो गया। क्यों? बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट्स रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गोल्ड फ्रॉम कोलरीज। यानी कि जो कानें हैं उन वहाँ से जहाँ से सोना निकलता है, सोने की कानों से गोल्ड को ट्रांसपोर्टेशन करने की जो पाबंदी है गवर्नमेंट ने वो लगा दी है कि वहाँ से जो गोल्ड है वो ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता। Here Asim will not be discharged because the gold was available in the open market from where Asim could have obtained it. Asim को जो गोल्ड है वो उसको इलीगल करार नहीं दिया गया। ओपन मार्केट में गोल्ड पड़ा है, सिर्फ गवर्नमेंट ने ये कहा है वो जो कानें हैं गोल्ड की, जहाँ से माइंस हैं गोल्ड की, जहाँ से गोल्ड निकलता है वहाँ से ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो अगर वो फ्रीली मार्केट से ख़रीद के दे तो उसको थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो गया कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना, इम्पॉसिबल नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम इसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स कमर्शियली अनवाइबल। इसका भी तकरीबन यही मतलब है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं रहा, वो लॉस में चला गया। इसकी एग्जांपल देखते हैं। अजय, अ फर्नीचर रिटेलर, एग्रीड टू सप्लाई सर्टेन फर्नीचर टू संजय।
अजय ने एक मखसूस फर्नीचर जो है वो संजय को देने का वादा किया एट एन एग्रीड रेट, एक जो है उनके तयशुदा रेट। आफ्टरवर्ड्स देयर वाज अ शार्प इंक्रीज इन रेट्स ऑफ द टिम्बर एंड रेट्स ऑफ द वेजेस। जो लकड़ी है जिसका फर्नीचर बनता है उसमें और मज़दूरों की जो तनख्वाह, जो उजरत उनके मिलती है फर्नीचर बनाने में, उसमें बहुत तेज़ी से इजाफा हो गया। सिंस इट वाज नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल टू सप्लाई एट द एग्रीड रेट, तो अगर वो उसी एग्रीड रेट पे इसको सप्लाई करे तो ये प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। अजय डिड नॉट सप्लाई, तो उसने सप्लाई नहीं किया, उसको नुकसान हो रहा था। अजय विल नॉट बी डिस्चार्ज ऑन द ग्राउंड ऑफ सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी। तो ये इम्पॉसिबिलिटी का केस नहीं है, ये लॉस का केस हो सकता है, कमर्शियली अनवाइबल है। आप लॉस में जा सकते हो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म नहीं हुआ। ठीक है, ये दो केसेस हमने देख लिए जिनमें इम्पॉसिबिलिटी जो है वो कंसीडर नहीं की जाती। इनमें नहीं कंसीडर किया जाता कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो चुके हैं। सबसे पहला केस है जब वो डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाए कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना। दूसरा केस है जब वो प्रॉफिटेबल ना रहे, लॉस में चला जाए, कमर्शियली अनवाइबल हो जाए, वो फ़ायदे में ना रहे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना, तब भी वो इम्पॉसिबिलिटी का केस में नहीं आएगा। इम्पॉसिबिलिटी के केस में वही चीज़ें आएंगी जो हम पढ़ चुके हैं, और जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं ये इम्पॉसिबिलिटी के केस में नहीं आएंगी। इनको भी आपने अच्छी तरह से जहन नशी रखना है। इसके बाद क्या कहता है, देयर इज अ डिफॉल्ट बाय थर्ड पार्टी ऑन हुज वर्क द प्रोमिसर वाज रिलाइंग। इसका मतलब क्या है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको ना ये जो है ये हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करूँगा, ये टॉय हेलीकॉप्टर, रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करूँगा। और वो जो मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ कॉन्टैक्ट किया, और मिस्टर ए ने जो है ना वो बनवाने थे मिस्टर सी से। मिस्टर सी मिस्टर ए को बना के देता था। वो मिस्टर सी को किसी वजह से पुलिस पकड़ के ले गई या मिस्टर सी का काम बंद हो गया, तो अब भी कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबिलिटी कंसीडर नहीं की जाएगी। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि इम्पॉसिबिलिटी के केस में जो है ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, बल्कि ये कॉन्ट्रैक्ट वो कहीं और से जहाँ से मर्जी हेलीकॉप्टर्स का अरेंज करे, जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया उसको वो परफॉर्म करे, ये अब उस पर है। उनके कॉन्ट्रैक्ट में इसी तरह की कोई टर्म शामिल नहीं थी कि भाई मिस्टर सी अगर प्रोवाइड नहीं करेगा तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। उनका मिस्टर ए और मिस्टर बी का कॉन्ट्रैक्ट था हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करने का। इस तरह की हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एलेक्स एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बोरिस फॉर द सेल ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय कैथरीन। एलेक्स ने बोरिस से कॉन्ट्रैक्ट किया, भी मैं आपको गुड्स सेल करूंगा, और वो मैन्युफैक्चर कैथरीन करती है। मैन्युफैक्चरर ऑफ दोज गुड्स, कैथरीन जो है वो उस गुड्स की मैन्युफैक्चरर है। कैथरीन डिड नॉट मैन्युफैक्चर दोज गुड्स, कैथरीन ने भाई वो जो सामान था, वो चीज़ें थी, वो गुड्स थी, वो बनाई ही नहीं। एलेक्स विल नॉट बी डिस्चार्ज एट विल बी लायबल टू बोरिस फॉर डैमेजेस। तो एलेक्स जो और बोरिस का जो कॉन्ट्रैक्ट था, इस पे इन कैथरीन के चीज़ें ना बनाने की वजह से उस कॉन्ट्रैक्ट पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट उनका वैलिड का वैलिड रहेगा, और नॉन परफॉर्मेंस की वजह से जो नुकसान बोरिस बियर करेगा वो सारा का सारा नुकसान एलेक्स पे करेगा। ठीक है, ये केसेस हैं थोड़े से। उसके बाद लास्ट केस है स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स एंड सिविल डिस्टर्बेंसेस। एहतजाज हो गया। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा था मैं आपको फ़लाँ तारीख को 3 तारीख को सामान पहुंचाऊंगा, 3 अप्रैल को ये सामान पहुंचाऊंगा, लेकिन 3 अप्रैल को जो है वो मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी एक सियासी पार्टी ने। किसी भी तरह का लॉकडाउन लग गया या किसी भी तरह की हड़ताल हो गई, वो सामान नहीं पहुँचा सका, तो ये इम्पॉसिबिलिटी का केस नहीं है। उसको सामान किसी न किसी तरह पहुँचाना होगा। जो स्ट्राइक्स का केस है, लॉकआउट्स का केस है, सिविल डिस्टर्बेंसेस का केस है, ये भी जो इम्पॉसिबिलिटी के केस में नहीं आता। इसकी भी इसी तरह की एग्जांपल है। ऑस्टिन एग्रीड टू सप्लाई टू बशीर सर्टेन गुड्स टू बी इंपोर्टेड फ्रॉम अमेरिका। उसने कहा भाई मैं आपको अमेरिका से गुड्स इंपोर्ट करके दूंगा। ऑस्टिन ने बशीर को कहा द गुड्स कुड नॉट बी इम्पोर्टेड ड्यू टू राइट्स इन दैट कंट्री। उस मुल्क में एहतजाजों की वजह से, किसी भी तरह की हड़तालों की वजह से वो गुड्स इंपोर्ट नहीं कर सका। इट वाज हेल्ड दैट दिस वाज नो एक्सक्यूज़ फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये कोई बहाना नहीं है, ये कोई वैलिड एक्सक्यूज़ नहीं है, तो उसको परफॉर्म करना चाहिए था। अब जो भी डैमेजेस वगैरह होंगे वो पे करेगा। ये इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड था और वैलिड ही रहेगा, उसको परफॉर्म करना लाजमी है।
ये 3 4 5 केसेस हैं इस तरह के जिसमें इम्पॉसिबिलिटी लग रहा है कि होगी, हो सकती है, लेकिन इनमें इम्पॉसिबिलिटी नहीं होती। और जब भी वो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इस एरिया को टारगेट करता है, तो हम पास्ट पेपर के क्वेश्चन में भी देखेंगे, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन में भी देखेंगे। पास्ट पेपर में तो मोस्टली यही वाले हैं ना, इसी एरिया के क्वेश्चन हैं। तो इसीलिए इस एरिया पे आपने खुसूसी तवज्जो देनी है, खासतौर पर ये जो 5 चीज़ें हैं, कहाँ पे इम्पॉसिबिलिटी तस्वर नहीं की जाती। इन 5 चीज़ों को, सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई इतनी कम्प्लेक्स चीज़ें नहीं हैं। इनको आपने अपने जहन में बिठाना है, इनको जहन नशी करना है, अच्छी तरह से इनको याद करना है। उसके बाद आखिरी पॉइंट भी है, पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सम ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट है वो पार्शियली इम्पॉसिबल हो जाता है। पार्शियली इम्पॉसिबल क्या हो जाता है, किस तरह से हो जाता है? मिस्टर ए ने जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट किया मिस्टर बी के साथ। क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कि हमारा जो किंग है ना उसकी ताजपोशी होगी। वो ताजपोशी देखनी है मैंने समुंदर से, और समंदर में थोड़ी सैर भी करनी है। उसके लिए मुझे आपकी बोट चाहिए, उसके लिए मुझे आपकी बोट चाहिए रेंट पे, 1 दिन के लिए या इतने दिन के लिए। 1 दिन के लिए हम कह देते हैं, 1 दिन के लिए बोट चाहिए। मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब जिस दिन वो ताजपोशी होनी थी, जब उसने बोट देनी थी, उस दिन बादशाह बीमार पड़ गया और ताजपोशी नहीं हो सकी। ताजपोशी नहीं हो सकी, उसने क्या कहा था, मैं मुझे बोट चाहिए एक ताजपोशी के लिए और दूसरा समुद्र की सैर के लिए। लेकिन समुद्र की सैर हो सकती है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है कि पार्शियली इम्पॉसिबल हुआ है, ताजपोशी के हवाले से इम्पॉसिबल हुआ है। ताजपोशी देखने के लिए अब वो बोट जो है वो नहीं ले सकता, लेकिन सैर करने के लिए ले सकता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये पार्शियली इम्पॉसिबल हुआ है, तो इसको इम्पॉसिबल कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसको वैलिड कंसीडर किया जाएगा। अब उसको बोट लेनी होगी और बोट लेके जो सैर करे वो करे। ताजपोशी नहीं हुई, अब ये उसकी किस्मत है। बिल्कुल यही एग्जाम्पल हू बहू आपने की जो है वो इधर से आई कैप स्टडी टेक्स्ट से ली गई है, जो मैंने आपको उर्दू में समझा दी, इसको पढ़ लीजिएगा। ये सेम वही एग्जाम्पल है। तो ये 6 केसेस हैं। ये है पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के किसी ऑब्जेक्ट के बारे में पार्शियली इम्पॉसिबिलिटी हो जाए, वो पार्शियली कुछ हिस्सा उसका इम्पॉसिबल हो जाए, बाकी हिस्सा उसका पॉसिबल हो, तो ऐसे केस में भी हम उसकी इम्पॉसिबिलिटी कंसीडर नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट वो वैलिड ही रहेगा। उसके बाद है कंपनसेशन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। सर्टेन सर्कमस्टांसेस में कंपनसेशन where when one person has promised to do something which he knew। एक इंसान प्रॉमिस करता है कुछ करने का जो वो जानता है, और विद रीजनेबल डिलीजेंस माइट हैव नाउ, या अपने कॉमन सेंस के साथ वो जान सकता है क्या, एंड विच द प्रोमिसी डिड नॉट नाउ टू बी इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। पहले यहाँ तक की बात समझें। एक इंसान वो कुछ जानता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है दूसरे इंसान के साथ। मिस्टर ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है। मिस्टर ए प्रोमिसर है, मिस्टर बी जो है वो प्रोमिसी है। प्रोमिसर जो है ना वो जानता है कि जो मैं कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ ना ये इम्पॉसिबल और अनलॉफुल है, इम्पॉसिबल है या अनलॉफुल है। लेकिन जिससे प्रोमिसी से वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना, वो प्रोमिसी इस बात को नहीं जानता। इस केस में जब उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा तो प्रोमिसर जो है उसने जो बात छुपाई, वो अनलॉफुलनेस और इम्पॉसिबिलिटी के बारे में जो वो जानता था, वो उसने प्रोमिसी को नहीं बताई। इस हवाले से वो उसको कंपनसेट करेगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं, आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगी। अश्विन कॉन्ट्रैक्ट्स टू मैरी बिपाशा। अश्विन ने बिपाशा से शादी करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, बीइंग ऑलरेडी मैरिड टू चंपाकली। ये आपकी आई कैप स्टडी टेक्स्ट जो है वो एग्जांपल है। अश्विन ने बिपाशा से शादी करने का फ़ैसला किया, लेकिन वो पहले से ही जो है वो चंपाकली से शादी कर चुका है। इसमें हिंदू नाम इसलिए इस्तेमाल किए गए क्योंकि उनके रिलीजन में जो एक से ज़्यादा शादी करना है वो मना होता है, उनके कानून में भी। तो इस वजह से उन्होंने शायद ये वाले नेम्स इस्तेमाल किए हैं। तो मेन एग्जांपल ये है कि अश्विन ने बिपाशा के साथ शादी करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन उसकी पहले ही चंपाकली से शादी हो चुकी है। एंड बीइंग फॉरबिडन बाय द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट टू प्रैक्टिस पॉलीगैमी। ये पॉलीगैमी उनका एक लॉ होता है जिसकी बेस पे जो ये कहता है कि आप एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते।
अश्विन मस्ट मेक कंपनसेशन टू बिपाशा फॉर द लॉस कॉज। देखें, अब अश्विन जो प्रोमिसर है, जो प्रोमिस कर रहा है बिपाशा के साथ शादी करने का, अब उसको इस हकीकत का पता है कि वो पहले से शादीशुदा है, लेकिन वो बिपाशा से छुपा रहा है। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब इसकी नॉन परफॉर्मेंस होगी, ऑब्वियसली ये परफॉर्म नहीं हो सकेगा। अगर हो भी गया तो ये इनवैलिड होगा। उनके कानून के मुताबिक एक से इंसान 2 शादियाँ नहीं कर सकता, एक से ज़्यादा शादियाँ नहीं कर सकता, उसकी बीवी अगर जिंदा है तो। जिस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और इसके जो भी डैमेजेस होंगे बिपाशा को वो अश्विन पे करेगा, क्योंकि अश्विन को पहले से ही पता था कि मैं जो है वो शादीशुदा हूँ। तो यही बात उसने ऊपर पैराग्राफ में लिखी है कि अगर प्रोमिसर को पहले से ही पता हो कोई इम्पॉसिबल या अनलॉफुल चीज़ का जिसके बारे में वो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, और वो प्रोमिसी को ना बताए, प्रोमिसी को इसका ना पता हो, तो इस केस में जो प्रोमिसर है उसको प्रोमिसी को कंपनसेट करना पड़ेगा किसी भी लॉस के रिगार्डिंग। ये सिंपल सा एक अलग कंसेप्ट था आपकी बुक में, बहुत ही सिंपल सा है। होपफुली आपको चीज़ समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कभी भी आपको लेक्चर में कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हर लेक्चर में अपना जो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। कंसिक्वेंसेस ऑफ रिसेशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये बात हम काफ़ी अरसे से डिस्कस करते आ रहे हैं कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है। हमें पता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जो पार्टी है जिसकी बेस पे वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, जिस पे जुल्म हुआ है, जिस पे कोर्शन अप्लाई हुआ है, जिस पे अनड्यू इन्फ्लुएंस अप्लाई हुआ है, जो पार्टी डोमिनेट पोजीशन में है, उसके अलावा दूसरी पार्टी जो नीचे वाली पोजीशन में है, उस पार्टी की बेस पे, जिस पार्टी पे जुल्म हुआ है, जिस पार्टी पे जबर हुआ है, उस पार्टी की बेस पे जो कॉन्ट्रैक्ट है या तो वो ख़त्म कर दिया जाता है, जैसा वो चाहती है पार्टी वैसा ही होता है। अगर वो पार्टी चाहती है कि कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो कैरी फॉरवर्ड किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट को बिल्कुल इसी तरह चलने दिया जाए, वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रखा जाए, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है। अगर वो पार्टी चाहती है कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया जाता है। अब कंसिक्वेंसेस अब बात कर रहे हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था, पार्टी ने उसको कहा जी उसको ख़त्म कर दीजिए, तो अब क्या होगा। अब मैं आपको अगर इधर से कुछ भी ना पढ़ाऊँ फिर भी आपके जहन में ये चीज़ तो आनी चाहिए कि अगर पार्टी ने कह दिया है कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म है, तो दोनों पार्टीज़ ने जो भी फ़ायदा हासिल किया है वो पार्टीज़ दोनों उस फ़ायदे को वापस करेंगी। बिल्कुल यही बात इन्होंने इधर लिखी हुई होगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो ऐड की गई है वो है जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया गया, रिसीजन हो गई या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की, उसकी कम्युनिकेशन बिल्कुल उसी तरह से की जाएगी, बिल्कुल वही रूल अप्लाई होंगे जो हम कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर में, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल में अपने सेकंड चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं। सेम वही रूल्स जो है वो कम्युनिकेशन ऑफ रिसेशन ऑफ अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पे अप्लाई होंगे। उसके बाद क्या कहता है, व्हेन अ पर्सन एट हुज ऑप्शन अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल रिसाइंड इट द अदर पार्टीज देयर टू नीड नॉट टू परफॉर्म एनी प्रोमिस। तो दूसरी पार्टी को कोई भी आगे अपना प्रोमिस परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, कंटेन विच ही इज़ अ प्रोमिसर। द पार्टी रिसाइंडिंग अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट shall, if he have received any benefits thereunder from another party of such contract, अगर कोई भी उसने इस तरह के कोई बेनिफिट्स लिए हैं, restore such benefits, ऐसे बेनिफिट्स को वो वापस करेगी, so far as may be to the person from whom it was received, जिससे वो बेनिफिट लिया था उस पर्सन को वो वापस करेगी। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, क्वेश्चन की बेस पे मैं आप 10,000 रुपये की मैं आपसे बाइक ख़रीदता हूँ, उसने उसकी बाइक ले ली और उसको 10,000 रुपये दे दिए। बाद में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो केस जो है वो कोर्ट में चला गया। अब जिससे जुल्म हुआ था, जिसकी बाइक ली गई थी, उसके हक़ में फ़ैसला आया, उसने कहा मैं कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना चाहता हूँ। अब जो पार्टी ने 10,000 रुपये लिए थे वो 10,000 रुपये वापस करेगी, और दूसरी पार्टी जिसने बाइक ली थी वो बाइक को वापस करेगी। सिंपल था केस, ये हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं। वही चीज़ इसने जो है एक ऑफिशियल फॉर्म में हमारे पास दे दी है, तो इसको आप पढ़ लेंगे तब भी आपको इसकी आसानी से समझ आ जाएगी। इसकी एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। जमील एम्प्लॉयड क्वेश्चन ऑन तलत टू सेल हिज गुड्स टू तलत अबव मार्केट प्राइस। जमील ने जो है वो क्वेश्चन अप्लाई किया, डराया धमकाया तलत को,
और मार्केट प्राइस से ज़्यादा पे उससे जो है वो चीज़ें बेची। जमील आल्सो डिलीवर्ड द गुड्स एंड पेमेंट इज़ ड्यू ऑन तलत। जमील ने चीज़ें जो है वो ट्रांसफ़र कर दी और अब तलत ने पेमेंट जो है वो देनी है। तलत ने अभी पेमेंट नहीं दी। लेटर तलत प्रूव्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ दैट कोर्शन वाज एम्प्लॉयड एंड रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट। उसने कहा भाई कोर्शन मुझ पे अप्लाई हुई थी, उसने जो है वो कोर्ट ने साबित भी कर दिया और जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको उसने ख़त्म करने की भी मांग की। कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। तलत मस्ट आल्सो रिटर्न द गुड्स टू जमील। अब तलत ने तो गुड्स जो है वो ले ली थी, जमील ने उसको गुड्स दे दी थी, तलत ने अभी पैसे नहीं दिए थे तो गुड्स ली थी, अब वो गुड्स जो है वो उसको वापस भी करेगा उसने, क्योंकि फ़ायदा हासिल किया था। यही हम बात करते हैं, जिसने जो फ़ायदा हासिल किया है, जिसको जो फ़ायदा मिल चुका है वो उसको रिवर्स करेगा, वो उसको वापस करेगा। ये थे कंसिक्वेंसेस रिसीजन ऑफ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के। उसके बाद देखते हैं हम एडवांटेज रिसीव्ड अंडर वाइड एग्रीमेंट और वाइड कॉन्ट्रैक्ट। ये हम वाइडेबल की बात कर रहे थे, अब वो बात कर रहा है वाइड एग्रीमेंट और वाइड कॉन्ट्रैक्ट की। तो इसमें भी बिल्कुल वही रूल जो है वो फॉलो किया जाएगा। अगर किसी इंसान ने किसी भी तरह का कोई एडवांटेज हासिल किया है तो वो उसको रिस्टोर करेगा, वो उसको रिवर्स करेगा, एक्सेप्ट फ्यू केसेस। ये आपने वैसे इधर लिखना नहीं है, यहाँ याद करने की बात है, ये मैं वैसे ही आपको याद दहानी करवा रहा हूँ। एग्रीमेंट एग्रीमेंट में हमने कुछ और पढ़ा है, पीछे पढ़ के आ चुके हैं, तो कुछ इस तरह के एग्रीमेंट्स भी हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है, उसके बाद कोई भी रिकवरी का जो है वो केस नहीं कर सकता, जैसे वैगरिंग एग्रीमेंट है। फिलहाल तो हमने एक ही एग्रीमेंट देखा है, वैगरिंग में भी आगे कोई आ जाए। फिल वक्त वैगरिंग एग्रीमेंट ही ऐसा है जिसमें जो है वो किसी ने कोई अगर कोई चीज़ ली है उसकी वापसी की जो है वो किसी किस्म का केस नहीं कर सकता, क्योंकि वो एग्रीमेंट जो है वो वाइड ए बी इनिशियो है। लेकिन इसके अलावा जितने भी वाइड एग्रीमेंट्स हैं, वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अगर किसी ने कोई चीज़ ली है, कोई फ़ायदा हासिल किया है, तो वो उसको रिस्टोर करेगा। सेम वही पिछली बात है, सेम वही पिछली एग्जांपल है। इस एग्जांपल को भी आप देख लीजिएगा, सिंपल सी चीज़ है। हम मूव ऑन करते हैं अपने जो है वो क्वेश्चंस पर। ये हमारा आज का जो है वो टॉपिक था, ये हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 6 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं ऑलमोस्ट। हमारा जो 18 लेक्चर्स में हमने 6 चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट किए हैं। इसके अलावा हमारा जो साथ साथ टेस्ट भी चल रहे हैं। फर्स्ट टेस्ट जो था वो बस हमारा 2 चैप्टर्स का था, बाकी सारे टेस्ट जो थे हमारे वो एक चैप्टर के थे। अब कल भी आपका टेस्ट इसी चैप्टर का होगा इंशाल्लाह। आप कल उसको तैयार कीजिएगा और परसों उसको अटैम्प्ट कीजिएगा। पेपर जो है अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 है ICAP स्टडी टेक्स्ट का। व्हाट इज़ मीन्ड बाय डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से क्या मुराद है? ब्रीफली डिस्क्राइब्स the modes of discharging a contract by the act of parties to contract under the provision of contract act। तो जो हमने डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? नोवेशन हो गया, अल्ट्रेशन हो गया, अल्ट्रेशन से डिस्चार्ज हो सकता है, उसके बाद माफ़ी वगैरह, रेमिट वगैरह, या प्रोमिस ही मना कर दे, वो सारी चीज़ें आपने एक पैरा सा बना के उसमें लिख देनी है कि इन तरीके से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो सकता है। वही चीज़ें हम कल या परसों के लेक्चर में अपने में पढ़ चुके हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल वही चीज़ें उसने पैराग्राफ की सूरत में लिखी हुई हैं। इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो सकता है। बिल्कुल ही उससे सिंपल था, सीधा सा क्वेश्चन पूछा, कोई भी किस्म का केस स्टडी था वो नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केस स्टडी प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 है आपके ICAP स्टडी टेक्स्ट का। क्वेश्चन क्या कहता है? तालिब वाज इंडेक्टेड to Bashir for ₹10,000 on Talib's request. Bashir agreed to accept Jahangir as his debtor in place of Talib. तालिब ने क्या बशीर के पैसे देने से 10,000 रुपये, तालिब की रिक्वेस्ट पे बशीर ने अब जो डेटर है वो कंसिडर कर लिया जहांगीर को। उसने कहा भाई आपने मुझसे पैसे लेने हैं तो आप मेरे बजाय जहांगीर से पैसे ले लीजिएगा। जहांगीर फेल्ड टू मेक द पेमेंट ऑन ड्यू डेट। अब वो जहांगीर जो है वो भी पेमेंट नहीं कर सका। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन वेदर बशीर कैन नाउ डिमांड पेमेंट फ्रॉम तालिब। क्या बशीर जो है वो तालिब से पेमेंट डिमांड कर सकता है?
बिल्कुल भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हम जो है वो अपने अभी अभी इसी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर में पढ़ के आए हैं। हमने पढ़ा है कि अगर जो है कॉन्ट्रैक्ट की नोवेशन हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो न्यू बन जाए, कॉन्ट्रैक्ट में किसी किस्म की अल्ट्रेशन हो जाए, तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म नहीं किया जा सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। इस केस में भी यही हुआ। तालिब और बशीर का कॉन्ट्रैक्ट था, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शिफ्ट कर दिया जहांगीर पे। अब बशीर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल गया, तो अब जहांगीर और तालिब का सॉरी जी जहांगीर बशीर तालिब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल गया। अब जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं वो बशीर और जहांगीर हो गई हैं। अब बशीर किसी भी किस्म की तालिब से कोई पेमेंट डिमांड नहीं कर सकता, उसने खुद एक्सेप्ट किया था जहांगीर को एज अ डेटर। तो यही चीज़ उसने सॉल्यूशन में लिखी हुई है। इफ़ द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू सब्सटीट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर इट, द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म। अगर पार्टीज नया कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया जा सकता। सिंस बशीर एक्सेप्टेड जहांगीर एज हिज डेटर इन प्लेस ऑफ तालिब, उसने तालिब की जगह जहांगीर को जो है वो अपना डेटर कंसीडर कर लिया, मंजूर कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। सो नाउ ही कैन नॉट डिमांड पेमेंट फ्रॉम तालिब। अब वो तालिब से पेमेंट डिमांड नहीं कर सकता। कंसेंट ऑफ ऑल पार्टीज इज एसेंशियल। सो ये सिंपल सा केस था, केस स्टडी था। देखें अब किस तरह से उसने एक कंसेप्ट को पकड़ा, उसी कंसेप्ट को पकड़ के उसने केस स्टडी बना दिया। इसी तरह की केस स्टडी आपको आपके जो आई कैप की क्वेश्चन है उसमें पूछे जा रहे होंगे। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी उसी तरह का सिंपल सा क्वेश्चन है। लालची ट्रेडर्स एग्रीड टू सप्लाई कॉटन यार्न टू फर्जी टेक्सटाइल लिमिटेड एट अ फिक्स प्राइस ऑफ फॉर 1 ईयर। 1 साल के लिए जो है लालची ट्रेडर्स ने उन्होंने कॉटन प्रोवाइड करने का फर्जी टेक्सटाइल लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया एक फिक्स प्राइस पे। 3 months आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द प्राइस यार्न इंक्रीज शार्पली। 3 महीने बाद भाई वो जो कॉटन यार्न थी उसकी प्राइसेस बढ़ गई, मेकिंग इट कमर्शियली अनवायबल फॉर लालची ट्रेडर्स टू कंटिन्यू द सप्लाई एट द एग्रीड प्राइस। अब वो अगर उसी प्राइस पे देते रहेंगे तो उनको तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। देयरफॉर दे टर्मिनेटेड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफ़िकल्टी या इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। उन्होंने कहा भाई हम पॉसिबल ही नहीं है परफॉर्म करने के, क्योंकि हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, हम इसको परफॉर्म ही नहीं कर सकते। अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ब्रीफली डिस्क्राइब वेदर द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी डिस्चार्ज अंडर अब सर्कमस्टांसेस। क्या कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो चुका है? तो हम अभी अभी पढ़ के आए हैं इसी लेक्चर में, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है कि भाई इम्पॉसिबिलिटी जो है और डिफ़िकल्टी ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इम्पॉसिबिलिटी डिफ़िकल्टी के बेस पे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मुश्किल परफॉर्म करना हो जाए या कमर्शियली अनवाइबल हो जाए, वो नुकसानदेह लग रहा हो, फ़ायदे में ना रहे, तो इसका मतलब इम्पॉसिबिलिटी नहीं होता। इसको इम्पॉसिबिलिटी के ग्राउंड पे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करार नहीं दिया जा सकता, इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा। पहले पार्ट का सिंपल सा आंसर होगा, बिल्कुल एक ही उसने देखें। अब आप एक प्रोविजन को पकड़ा, उसी के हिसाब से उसने उस केस को बना दिया। इसमें एक प्रोविजन आराम से अप्लाई हुई और हमारा वो आंसर आ गया। अब आपको जितनी ज़्यादा उस प्रोविजन की समझ होगी उतनी आसानी से आप इस आंसर को टिक कर पाएंगे। अगला उसने क्या पॉइंट पूछा, व्हाट वुड बी योर डिसीजन इफ लालची ट्रेडर्स वर इम्पोर्टेड यार्न एंड गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज्ड अ बैन ऑन इट्स इम्पोर्ट। आपका क्या जो है वो आंसर होता उस सूरत में अगर लालची ट्रेडर्स जो है वो यार्न इंपोर्ट कर रही थी और गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पे बैन लगा दिया। अब इंपोर्ट पे अगर बैन लग गया मतलब गवर्नमेंट ने इलीगल करार दे दिया इंपोर्ट करने को, तब तो वो ओब्वियसली इम्पॉसिबल हो जाएगा परफॉर्म करने पे। ये आपका पहला पार्ट है। बिल्कुल वही बात जो मैंने आपको उर्दू में बताई है वही अंग्रेज़ी में इस पार्ट में लिखी हुई है, सिंपल सी, किस तरह से वो जो है वो डिफ़िकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस इम्पॉसिबिलिटी के इक्वल नहीं होती। उसके बाद ये आपका बी पार्ट है जिसमें लिखा है अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ डिस्चार्ज इफ़ आफ्टर इट्स फॉर्मेशन अ लॉ और रेगुलेशन इज़ अडॉप्टेड दैट मेक्स परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल इलीगल। अब जो है वो कॉटन यार्न उसको इंपोर्ट करना इलीगल हो गया है, तो इलीगल इम्पॉसिबल ही होता है, इम्पॉसिबिलिटी की एक फॉर्म है। देयरफॉर हमने जब ये हेडिंग पढ़ रहे थे तब भी इम्पॉसिबिलिटी के साथ हमने इलीगैलिटी भी साथ लिखा हुआ था ऑलमोस्ट 5th पॉइंट में।
Therefore, due to the imposition of ban on the imports of yarn by the government, लालची traders would be discharged from their liability to perform the contract. तो लालची ट्रेडर्स को अब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं रही क्योंकि ये इम्पॉसिबल हो गया है। सिंपल सा क्वेश्चन था और सिंपल सा आंसर था। ये थे आपके जो है वो आई कैप स्टडी टेक्स्ट के क्वेश्चन। एक और आई कैप स्टडी टेक्स्ट का क्वेश्चन है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 8। ये भी उसी तरह से सिंपल सा क्वेश्चन है। इमरान ट्रेडर्स एंटर्ड इनटू 1 year कॉन्ट्रैक्ट विद मिनहास ऑयल्स लिमिटेड फॉर द सप्लाई ऑफ ग्रेवल्स फॉर देयर एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट इन बदीन एट अ फिक्स प्राइस ऑफ ₹30,000 पर डंपर। उन्होंने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया ऑयल बेचने का 30,000 पर डंपर पे। 6 months आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट द डीजल प्राइस इंक्रीज शार्पली मेकिंग इट नॉन प्रॉफिटेबल फॉर इमरान। बिल्कुल यार वही वाला केस है जो इस सेकंड लास्ट केस हमने डिस्कस किया है, पिछले से पिछला केस हमने डिस्कस किया है, बिल्कुल वही वाला केस है। सिंपल वही चीज़ उसने लिखी हुई है, इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म हो गया। उसने कहा भाई हमारा नुकसान हो गया तो इसकी वजह से ये प्रॉफिटेबल नहीं रहा तो हम कहेंगे इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया। बिल्कुल उसी तरह का सेम वही उसने आंसर लिखा है। बिल्कुल दोनों में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है सिवाय नाम चेंज होने के। वही बिल्कुल उसने आंसर लिख दिया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं अपने पास पेपर के क्वेश्चन पे। स्प्रिंग 2012 में 7 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया। क्या क्वेश्चन पूछा गया? व्हाट आर द एसेंशियल्स रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। उसने कहा भाई वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस यानी वैलिड टेंडर यानी कि अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस की जो है वो एसेंशियल बता दो। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रिफ्यूजल बाय प्रोमिसी टू एक्सेप्ट टेंडर ऑफ गुड्स एंड मनी फ्रॉम द प्रोमिसर। उन्होंने कहा भाई अगर प्रोमिसी ने जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया है प्रोमिसर एक्सेप्ट करने का तो इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके इफेक्ट्स क्या होंगे ये भी बता दो। उसने सिंपल रट्टा पूछा। सबसे पहले हमने एसेंशियल बता दिए। इस चैप्टर के पहले जो लेक्चर है उसमें हमने पढ़े थे इट मस्ट बी अनकंडीशनल, प्रॉपर टाइम, प्रॉपर प्लेस वगैरह वगैरह, ये सारे जो है एसेंशियल्स हमने लिख दिए। उसके बाद मैंने आपको स्पेशल हेडिंग्स में बना के बताया था कि ये पास पेपर में आपके आ जाया करता है, इसको आपने याद कर लेना है। बिल्कुल वही 4 पॉइंट्स। इफेक्ट्स ऑफ रिफ्यूज़ल के नाम से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ प्रोमिसर की आ जाता है, व्हाट आर द राइट्स ऑफ प्रोमिसर आ जाता है। इन नामों से ये क्वेश्चन आया करता है। बिल्कुल वही क्वेश्चन आ गया। उन्होंने पैराग्राफ की सूरत में लिखा होगा, मोस्टली पैराग्राफ की सूरत में लिखा होता है। आप इस तरह से याद करके चाहे उसे पैराग्राफ की सूरत में लिख दें चाहे उसे इस तरह से लिख दें, दोनों सूरतों में आपका आंसर जो है वो सही कंसीडर किया जाएगा। ये हमारा पास पेपर का क्वेश्चन था, थोड़ा पुराना था। अब मोस्ट रिसेंट पास पेपर का क्वेश्चन देखते हैं। ऑटम 2021 का क्वेश्चन था, 4 मार्क्स के लिए आया था। क्वेश्चन क्या था? इफेक्टिव 1 जुलाई 2019 अरवाना पावर लिमिटेड जो है स्टार्टेड परचेजिंग फ्यूल फ्रॉम सागर लिमिटेड। उन्होंने सागर लिमिटेड से जो है वो फ्यूल परचेज करना शुरू कर दिया। एपीएल ने एसएल से फ्यूल परचेज करना शुरू कर दिया। Up to 31 May 2021, APL did not make any payment to SL due to which late payment surcharge was invoiced to APL। भाई 31 मई तक उन्होंने किसी भी किस्म की कोई पेमेंट नहीं की जिसकी वजह से उन्होंने जो है उन पर जुर्माना लगा दिया। अभी आप पेमेंट नहीं कर रहे तो आप पे जुर्माना लग गया। APL रिफ्यूज टू एक्नॉलेज द सरचार्ज एंड आस्क्ड फॉर इट्स कैंसिलेशन। एपीएल ने कहा हम इस जुर्माने को नहीं मानते, जुर्माना जो है वो कैंसिल किया जाए। बट एसएल नेवर रिस्पॉन्डेड। एसएल ने इनकी इस बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। APL stopped purchasing fuel from SL with effect from 15 जून 2021। उन्होंने इसी वजह से ये जो जुर्माने का उनका केस चल रहा था 15 जून 2021 को फ्यूल परचेज करना बंद कर दिया। इन जुलाई 2021 APL मेक 2 बल्क पेमेंट्स इक्विवेलेंट टू द कॉस्ट ऑफ फ्यूल परचेज फ्रॉम 1 जुलाई 2021 to 1 July 2019 to 15 June 2020 but did not mention the invoices against which the payment were to be adjusted। उन्होंने क्या किया, 2 बड़ी पेमेंट्स की ऐसी जो है वो परचेजेस की पेमेंट्स की 2 बड़ी परचेजेस एग्जैक्टली उसी अमाउंट की इन डेट्स पे की गई थी। बट डिड नॉट मेंशन द इनवॉइसेस। लेकिन उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि हम उन्हीं के अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन इसी तरह की बिल्कुल 2 पेमेंट्स जो हैं वो की गई थी। In August 2021, APL came to know that SL has first adjusted the late payment surcharges
भाई उन्हें पता लगा जो एसएल है उन्होंने जो हमने पेमेंट की थी उनके पहले लेट पेमेंट के जो सरचार्ज थे जो हमारा जुर्माना था उसको एडजस्ट किया एंड बैलेंस अमाउंट हैड बीन एडजस्टेड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ फ्यूल, और जो बाकी अमाउंट बची थी उसे कॉस्ट ऑफ फ्यूल में एडजस्ट किया। APL demands that SL should adjust the payments against the cost of fuel only and not against the surcharge. APL ने क्या डिमांड किया कि उनको जो है वो जुर्माने में एडजस्ट नहीं करना चाहिए था, सिर्फ कॉस्ट ऑफ फ्यूल में एडजस्ट करना चाहिए था। Under the provisions of Contract Act 1870 to discuss the validity of APL's demand and adjustment made by SL. हम अपने कल के या परसों के लेक्चर में इस चीज़ को डिस्कस करके आ चुके हैं। इसी चैप्टर के स्टार्ट में इस चीज़ को हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे दो प्रोविजंस जो अपेरेंटली अप्लाई हो रही होती हैं। पहली चीज़ जो हमने पढ़ी थी ना, वो हमने पढ़ी थी अगर जो क्रेडिटर जो डेटर है या तो वो बता दे कि मैं कौन सी पेमेंट कर रहा हूँ, अगर वो नहीं बताता तो सर्कमस्टांसेस बता रहे हो, इंडिकेशन हो। तो यहाँ पे इंडिकेशन है जो उन्होंने 2 बल्क पेमेंट्स की है ना, बिल्कुल उसी तरह की उन्होंने परचेजेस जो है ऑयल की एग्जैक्टली उन इनवाइसेस की 2 की हुई थी। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि वो किस परचेजेस के इवज, किस इनवाइसेस के इवज पेमेंट कर रहे हैं। तो एसएल को चाहिए था उन्हीं इनवाइसेस के अगेंस्ट एडजस्ट करता। दूसरी चीज़ सरचार्जेस की बात हमने पढ़ा था कि अगर कोई इंडिकेशन नहीं भी है, अगर कोई इंडिकेशन डेटर की तरफ से नहीं भी है तो क्रेडिटर उन्हें कहीं भी एडजस्ट कर सकता है सिवाय डिस्प्यूटेड पेमेंट के। वो देन टाइम बार्ड में भी एडजस्ट कर सकता है लेकिन डिस्प्यूटेड में एडजस्ट नहीं कर सकता। दोनों लिहाज से देखा जाए तो एसएल ने जो है वो गलत किया है, उनको वो दोनों कॉस्ट ऑफ फ्यूल के अगेंस्ट ही एडजस्ट करनी चाहिए थी। एपीएल का पॉइंट बिल्कुल ठीक है। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन ये आपको 2021 में पूछा गया। उसने सिर्फ एक ही पॉइंट को पकड़ा, एक ही कंसेप्ट को पकड़ा, एक ही टॉपिक को पकड़ा, उधर से उस टॉपिक के पॉइंट को उठा के जो है वो केस स्टडी में कन्वर्ट करके आपको दे दिया। बिल्कुल इसी तरह से आपको क्वेश्चन जो है वो ICAP पास पेपर में आ रहे होंगे। मेन चीज़ है आपकी प्रोविजंस पे ग्रिप होनी चाहिए, आपकी प्रोविजंस के साथ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको हर प्रोविजन का बैकग्राउंड, उसकी एग्जाम्पल, आपके जैसे आप प्रोविजन पढ़े ना तो आपके जहन में उसकी फॉरन एग्जाम्पल आनी चाहिए कि मिस्टर ए मिस्टर बी को अगर ये कर दे तो ये हो जाए, तो ये हो जाए, ये इस केस की एग्जाम्पल हो सकती है। इस तरह से आपको केस जो है वो प्रोविजंस जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। रट्टा मारना अलग बात है, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बेसिकली। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो ना तो आपको चीज़ें वैसे ही याद हो जाती हैं। आपने मेन फोकस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे करना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग पे, चीज़ों को समझना है, तभी आप केस स्टडीज़ जो है उनको सॉल्व कर पाएंगे। बिल्कुल वही चीज़ उसने एग्जांपल में दी हुई है। APL डिड नॉट सेंड द इंस्ट्रक्शन फॉर अप्रोप्रिएशन दैट द पेमेंट शुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ फ्यूल ओनली। APL ने किसी भी किस्म की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी। APL's पेमेंट ऑफ 2 बल्क अमाउंट इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ फ्यूल परचेज्ड from 1 July 2019 to 15 2021 are indicative of the fact that APL intends to have the payments applied against the cost of fuel only as intimation given by the debtor may be given impliedly। उन्होंने अगरचा इंस्ट्रक्शन नहीं दी लेकिन उसने टोटल जो इन डेट्स के दरमियान फ्यूल खरीदा वो उसी कीमत का है जिस कीमत की उन्होंने पेमेंट की है। तो ये चीज़ जो है ये साफ इंडिकेट कर रही है कि वो कौन सी पेमेंट एडजस्ट करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने जो है वो पेमेंट एडजस्ट कर दी है सरचार्जेस के अगेंस्ट, जुर्माने के अगेंस्ट, लेट पेमेंट के जुर्माने के अगेंस्ट। तो इस वजह से फर्दर APL रिफ्यूज टू एक्नॉलेज द सरचार्ज एंड आस्क्ड फॉर द कैंसलेशन, हैंस इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज लॉफुल डेट। Considering the above, APL's demand is valid as SL was not justified in first adjusting the late payment surcharge and then adjusting the cost of fuel। बिल्कुल वही बात जो हमने की। APL जो है वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा अपने आंसर को। पहले जो उसने जुर्माने में एडजस्ट किया उसके बाद उसने कॉस्ट ऑफ फ्यूल में एडजस्ट किया, उसको बेसिकली कॉस्ट ऑफ फ्यूल में एडजस्ट करना चाहिए था। ये जो सरचार्जेस हैं वो वैसे ही लॉफुल डेट नहीं है, वो एक डिस्प्यूटेड डेट हैं। और जो इंडिकेशंस हैं वो भी यही कह रही हैं कि कॉस्ट ऑफ फ्यूल में एडजस्ट करना चाहिए। ये आपका ऑटम 2021 का क्वेश्चन था। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको पास पेपर में आ रहे होते हैं। अपनी तैयारी जो है उसकी अच्छी रखें, चीज़ों को समझ के चलें, रट्टा नहीं लगाएं। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैसेज करके पूछते हैं। इस पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज़ करें। आज का दिन भी लें, कल का दिन भी आप पूरा रिवीजन को दें। परसों जब आप अपना लेक्चर स्टार्ट करने लगेंगे उससे पहले आप टेस्ट सोल्व करें, उसके बाद जो है अपना लेक्चर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है टेस्ट के साथ और परसों नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।